मेरा नाम मोना है। मेरे 4 बच्चे हैं। बड़ी दोनों बेटियां और एक बेटा बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन जब मैं मेरी छोटी बेटी पैदा हुई तो बहुत ही काली और बदसूरत थी। इससे पहले मेरी दोनों बेटियां थी वह बहुत ही सुंदर थी। गोरी चमकती रंगत थी। तीनों ही बच्चों को देखकर हर कोई उनका दीवाना हो जाता था। उन्हें गोद में उठाने का उनका मन मचल उठा था। लेकिन मेरी सबसे छोटी बेटी को देखकर तो मेरा दिल ही जल गया था। मेरा तो दिल उसे गोद में उठाने या उसे बुलाने को भी नहीं चाहता था। उसकी परवरिश भी मैंने एक नौकरानी से कराई थी। एक बार जब मेरी छोटी बेटी बहुत छोटी थी तो वह सीढ़ियों से गिर पड़ी। उसकी तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। मेरे सारे बच्चे अपने अपने काम में लगे हुए थे। वह अकेली ही काफ़ी देर तक रोती रही। जब रो रो कर थक गई तो खुद ही उठकर खड़ी हुई और आंसू पोंछती हुई अंदर कमरे में चली गई। मैं ये सारा दृश्य अपनी आंखों से देख रही थी। मेरे दिल में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि यह भी तो मेरी बच्ची है, इसे भी तो मैंने ही जन्म दिया है, मैं कुछ तो इसका ख्याल करूं। बल्कि मैं तो एक माँ होते हुए भी ऐसे अनजान बनी रही कि जरा भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देती थी। समय गुजरता गया। मेरे सारे बच्चे जवान हो गए। मेरी दोनों बेटियां इतनी खूबसूरत हैं कि कम उम्र में ही उनके रिश्ते आने शुरू हो गए थे और फिर एक एक करके दोनों की शादी हो गई, सिवाय मेरी बदसूरत बेटे के और मेरे एक बेटे के। मेरी दोनों बेटियां अपने अपने घरों में राज कर रही थी। लेकिन अब मुझे अपनी छोटी बेटी नेहा की फिक्र थी, जो मुझे दिन रात अंदर ही चिंता दिमक की तरह खा रही थी। कई बार मैंने उसके पापा से बात की कि आप कोशिश करें, अपने जानने वालों में, अपने यार दोस्तों में कहीं इसका रिश्ता हो जाए तो वह मेरी तरफ दया भरी नज़रों से देखते और कहते, बस तुम प्रार्थना करो। मैं उनसे ज़्यादा बहस ना करती, क्योंकि मैं जानती थी आजकल लोगों की पसंद बहुत हाई फाई हो गई है। उन्हें बस गोरी चिट्टी लड़कियां ही चाहिए होती हैं। एक दिन मेरे मोहल्ले की एक औरत हमारे घर आई और कहने लगी कि उसके पास एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है, अगर तुम लोग करना चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले आऊँगी। लेकिन लड़का जो है वह अपाहिज है, लेकिन उसका बाप अच्छा खासा पैसा कमाता है। मेरे को पैसे कमाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर तुम कहो तो मैं कल ही उन लोगों को यहाँ बुला लेती हूँ। मैं भला क्यों इनकार करती। मैंने उससे रिश्ते करवाने वाली से कहा, ठीक है बुला लो। अगले ही दिन वो लोग हमारे घर आ गए। लड़का भी साथ था। वह बहुत ही खूबसूरत और हैंडसम लड़का था। बस एक कमी थी कि एक टांग से अपंग था। हमें तो लड़का बहुत ही पसंद आया, लेकिन दिल में वही डर था कि कहीं यह भी और रिश्तों की तरह इनकार करके न चले जाएं। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। जैसे ही मेरी बेटी उन लोगों के सामने आई तो वह गुस्से से एकदम उठ खड़े हुए। लड़का अपनी बैसाखियों के सहारे उठ खड़ा हुआ और बोला, क्या मेरे लिए आप लोगों के पास यही बदसूरत लड़की रह गई थी? हम सब बड़े ही परेशान हुए कि अगर एक अपंग इंसान ने भी ये जुल्म किया है तो बाकी क्या करेंगे। इन्हीं सोचों से मेरा बीपी बढ़ना शुरू हो गया और मैं बीपी की मरीज बनकर रह गई। मेरे पति तो कहते कि अगर शादी नहीं होगी तो क्या समस्या है, कुछ लड़कियां तो खुद ही शादी नहीं करती, तो क्या उनका कोई फ्यूचर नहीं होता। मैं अपने पति को बस देखती ही रही। वह अखबार पढ़ने में इतना बिजी हो जाते थे कि मैं उनसे दोबारा बात ही नहीं करती थी। मेरी बदसूरत बेटी नेहा, जिसे मैं बहुत ही नफरत करती थी, वह मेरे पास आई और कहने लगी, मम्मी मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मेरी दोनों बेटियों ने बस 10वीं क्लास तक की पढ़ाई की थी, लेकिन इसने तो बीए भी कर लिया था। लेकिन अब फिर से अपने बाप के सामने खड़ी थी कि मुझे आगे पढ़ने की इजाज़त दी जाए, लेकिन मैंने पूरी तरह से मना कर दिया था। तो वह मायूसी में सर झुकाए अपने कमरे में चली गई। दूसरी तरफ आजकल मेरे बेटे रोहन पर अमेरिका जाने का भूत चढ़ा हुआ था। वह किसी भी तरह बस अमेरिका जाना चाहता था। एक दिन अपने पापा से कहने लगा कि मुझे अमेरिका हर हाल में जाना है या कुछ भी नहीं है। रोहन अपनी दादी का बेहद लाडला था, इसलिए दादी ने बिना कुछ सोचे समझे उसे एक ही मिनट में अनुमति दे दी थी। तब मैंने खूब बाबेला मचाया था, लेकिन मेरे शोर मचाने से क्या होता है। उसने जल्दी से सारी तैयारियां की और फिर मेरा प्यारा बेटा रोहन एक हफ्ते के अंदर ही अमेरिका चला गया। मैं उसकी जुदाई में बीमार रहने लगी थी। एक दिन मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई।
तब नेहा ने मेरी बहुत ही सेवा की थी, लेकिन मैंने उसे मुंह नहीं लगाया था। कुछ दिनों में मेरी तबीयत कुछ सही हुई तो रिश्ते करने वाली एक बार फिर से मेरे पीछे पड़ गई, क्योंकि जब से रोहन अमेरिका गया था हमारे घर में दौलत की रेल पेल हो गई थी। उसे रिश्ते वाले के सामने मैं हाथ जोड़ दिए और कहा कि नेहा की शादी कहीं भी करा दो, मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगी। वह मुझे तसल्लियाँ देते हुए चली गई। कुछ ही देर बाद मेरी सास भी अपने कमरे से बाहर निकल आई और मुझे तसल्लियाँ देने लगी। मैंने उनसे कहा कि अम्मा, आप ही कोई तरकीब बताएं जिससे कि मैं नेहा से जान छुड़ा सकूं। मेरी सास ने एकदम मुझसे कहा कि बहू, इतनी नफरत ठीक नहीं होती। मैंने अपनी सास की आंखों में बहुत ही उदासी देखी तो मैं उनसे पूछने लगी कि क्या बात है, आप एकदम से इतनी ज़्यादा उदास क्यों हो जाती हैं। लेकिन वह मेरी बात का जवाब दिए बिना ही आगे की तरफ बढ़ गई। बस इतना कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। मेरा दिल बड़े ज़ोरों से धड़क रहा है। क्या बुरा होने वाला है? मैंने कई बार उनसे पूछना, कब वह कुछ भी नहीं बताती, बस खामोशी का चोला पहने कई दिन तक कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। मैं अक्सर एक बात नोट करती कि मेरी सास जब भी कमरे में जाती वह एक संदूक खोलकर बैठ जाती और फिर दरवाजे की कुंडी लगा लेती। फिर आसपास देखती और उसे संदूक को धीरे धीरे खोलते हुए उसमें से एक बड़ा सा पैकेट निकालती हैं और फिर उसको चूमना शुरू कर देती हैं। मैंने कई बार देखने की कोशिश भी की और अब मैं अपने पति से पूछा तो वह भी कोई और ही बात शुरू के बैठ जाते। मेरी दो बड़ी ननंद भी थी जो कि दूसरे शहरों में रहती थी। वह काफ़ी दिनों में चक्कर लगाया करती थी। इस बार जब मेरी सास की हालत ख़राब थी तुम्हें मैंने अपने पति को कहकर अपनी नंदों को अपने यहाँ बुलवा लिया। जिस रात दोनों नंद मेरे घर आई मेरी पति की अचानक तबीयत खराब हुई। उन्हें हार्ट अटैक आया और फिर वह हमें रोता छोड़कर इस दुनिया से चले गए। यह सब कुछ इस कदर अचानक हुआ कि मैं तो काफ़ी दिनों तक इस सदमे से बाहर ही नहीं निकली थी। मरने से ठीक पहले उन्होंने अपनी माँ से कहा था कि मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने भी उसे आज तक सुख देने की कोई कोशिश नहीं की। मुझे उनकी इस बात की कुछ समझ नहीं आई थी। आखिर वह किसे सुख देने की बात कर रहे थे। मेरी दोनों नंदें हर वक्त अम्मा के पास ही बैठी रहती। जब मेरी सास की तबीयत खराब हुई तो मेरी दोनों नंदों ने अपनी अम्मा को एक ही बात कहती कि आपने एक बार फिर से अतीत को गले लगा लिया है, इसलिए तो आपकी तबीयत इतनी खराब हो रही है। मेरे सास ने अपने बेटे की मौत का कुछ ज़्यादा ही असर ले लिया था, लेकिन उनका वह संदूक उनकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी पूंजी थी। मैं कभी कभी सोचती और परेशान हो जाती, आखिर ऐसा क्या राज है जो मुझे नहीं पता है। मेरे पति किसको सुख देने की बात कर रहे थे और मेरी सास का अतीत क्या है। अतीत में ऐसे क्या हुआ था, मैं बहुत सोचती रहती इस बात को लेकर, लेकिन मुझे कोई कुछ भी नहीं बताता था। मेरे पति को मरे काफ़ी समय हो गया था, लेकिन मेरी नंदें अभी मेरे घर पर ही थी और मैं भी सोच रही थी कि अभी मेरी नंदों की मौजूदगी में ही नेहा के फ़र्ज से आज़ाद हो जाऊं। जिस रिश्ते वाली से मैंने यह बात की हुई थी उसने आज शाम को आने के लिए कहा था। जैसे ही वह घर आई तो कहने लगी, दीदी ऐसा रिश्ता लाई हूँ कि आप भी दंग रह जाएंगे। मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, सब कुछ मेरी बड़ी ननद ने ही तय किया। कहने लगी कि वह लोग कल आएंगे और आपको फिर बताएंगे। और फिर मैंने कुछ खास खाना बना लिया। लड़का बहुत ही हैंडसम और दौलतमंद था। मैंने रिश्ते करवाने वाले से कहा कि तुम किसका रिश्ता ले आई हो, तो वह कहने लगी, दीदी ना जाने लोग क्यों इतने जिद पर अड़े हुए थे कि हमें आज इस जगह पर लेकर चलो। लड़के की मां नहीं आई क्योंकि वह बीमार रहती हैं। एक लड़का आया और उसके साथ उसकी एक बुआ आई थी। जैसे कि मेरी बदसूरत बेटी नेहा उनके सामने आई तो लड़के ने उठकर उसका स्वागत किया और उसे एक ही नज़र में पसंद कर लिया। मैं तो एकदम हैरान रह गई थी। खैर हम लोग भी उनके घर गए। मेरी बेटी की होने वाली सास मेरे सामने कुछ ही देर के लिए, और वह भी पूरी तरह खुद को छुपाकर कहने लगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने खुद को छुपा कर रखा हुआ है, कहीं मेरी बीमारी किसी और को ना लग जाए। हम लोग बहुत ही हैरान हो रहे थे कि इस कदर अमीर घर में मेरी बेटी जा रही है। लड़के वालों को शादी की बहुत जल्दी थी, इसलिए 1 महीने के अंदर ही मैंने उसकी शादी कर दी। मेरी काली कलुट्टी और बदसूरत बेटी के लिए एक ऐसा रिश्ता भगवान की बहुत बड़ी कृपा से कम नहीं था। हमने उसकी शादी की और फिर कभी भी पलट कर उसकी खबर नहीं
नहीं ली। अब तो मुझे बस अपने बेटे की शादी करनी थी, जैसा कि हर माँ की इच्छा होती है। वह जल्दी से जल्दी अपने बेटे की शादी करे और पोते को अपनी गोद में खिलाए। लेकिन मेरा बेटा तो घर आता ही नहीं था। मैंने जब रोहन को जजमाती ब्लैकमेल करना शुरू किया तो वह आगे से कहने लगा कि अगर किसी ने मुझे ज़्यादा तंग किया तो वह फिर हमेशा हमेशा के लिए सबकी ज़िंदगियों से चला जाएगा। आखिरकार मुझे हथियार डालने पड़े। अब मेरे घर में गहरा सन्नाटा था। मेरी सास अपने कमरे में रहती थी और मैं पूरे घर में इधर से उधर घूमती रहती थी। मेरी बड़ी बेटी अपने पति और बच्चों के साथ अमेरिका जा रही थी। अभी उसकी फ़्लाइट में कुछ समय था कि वह मुझसे कहने लगी कि मैं सामने सड़क पर एक आदमी को चलते हुए देखा है, सेम टू सेम रोहन जैसा था। पहले तो मैं यही समझी कि कोई और होगा, लेकिन जब मेरे बच्चे मामा मामा कहकर पुकारने लगे तो फिर मैंने भी ध्यान दिया, वह सच में रोहन ही था। लेकिन यह कैसे मुमकिन था, क्योंकि रोहन तो अमेरिका में है। जैसे ही मैंने यह सब सुना तो मैं उलझन का शिकार हो गई और फ़ौरन अपनी सास को बताया। वह कहने लगी उसका वहम होगा। मेरी बेटी कहने लगी कि मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैंने खुद रोहन को एक लड़की के साथ देखा था और सबसे बढ़कर उस लड़की ने छोटे से बच्चे को भी उठाया हुआ था। यह सब सुनकर मेरी दामाद हंसने लगा और कहने लगा, अमेरिका जाने की खुशी में तुम्हें हर तरफ अपना भाई नजर आ रहा है। उसी बात पर हंसते हुए आगे की तरफ निकल गई। मेरी बेटी और दामाद अपने बच्चों के साथ अमेरिका में पहुंच गए। एक होटल में कमरा बुक करवाया था। मेरे दामाद ने रोहन को फ़ोन किया तो उसने बताया कि मैं अभी ऑफिस में हूँ, कुछ ही देर में वापस आकर आपसे मिलता हूँ। अब मेरी बेटी को भी कुछ सुकून हो चुका था कि उसका भाई यहीं अमेरिका में है। लेकिन शाम को मेरी बेटी का फिर फ़ोन आया। वह कहने लगी कि जब रोहन हमें मिला तो मैंने उसे बड़े गौर से देखा। तब मैं एकदम से उछल पड़ी। उसने वही सूट पहन रखा था जो कि इंडिया में पहना हुआ था। मैंने उसे समझाया कि तुम एंजॉय करने गई हो, वह करो, ज़्यादा इधर उधर अपना दिमाग मत लगाओ। मेरा बेटा अगर अमेरिका में है तो वह तुम्हें इंडिया में कैसे दिख गया। वह बेचारी मेरी ये बातें सुनकर हैरान तो बहुत हुई, लेकिन जब मैंने गौर किया तो महसूस हुआ कि सच में कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। पर मैंने अपने दिमाग से सारी बातें निकाली और कहा कि मेरा बेटा ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और फिर यह कैसे मुमकिन है कि अभी वह इंडिया में था तो फिर इतनी जल्दी से अमेरिका कैसे पहुंच गया। फिर मैंने अपने दिल को समझाया कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है, वह मुझे धोखा नहीं दे सकता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मेरी बेटी का फिर कॉल आया। कहने लगी कि मम्मी, मैंने आज ही रोहन को एक लड़के के साथ देखा था। वह दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे, लेकिन मम्मी उनके साथ जो लड़की थी वह बहुत ही बदसूरत थी और भाई उसके साथ इस कदर खुश थे कि जैसे उनकी। अरे क्या कह रही हो, जानती हो क्या अमेरिका का कितना खुला माहौल है। वहाँ पर लड़के लड़की का मेल मिलाप कोई बुरी बात नहीं समझी जाती। अब तुम भी ऐसी सोचो तो अपने दिमाग से निकाल दो और मुझे भी सुकून से रहने दो। मेरी इस बात का सच में उस पर बहुत गहरा असर हुआ था। काफ़ी दिनों तक मुझे फिर कोई ऐसी कॉल उसने नहीं की थी। इधर मैं भी भगवान का धन्यवाद किया, लेकिन एक बात हमेशा ही मुझे तंग करती थी कि रोहन शादी के नाम से इतना चिढ़ता क्यों है। कहीं कोई उसने सच में लड़की पसंद तो नहीं कर ली है। एक दिन यही सब बातें करने के लिए मैं अपनी सास के कमरे में गई। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल होने लगी, मेरे कदम वहीं पर थम गए थे। मेरी सास किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। तुम वापस आ जाओ, बस एक बार मेरे दिल को सुकून आ जाएगा। 45 साल बीत गए हैं तुम्हारी सूरत को देखे हुए, सिर्फ एक बार मुझसे आकर मिल जाओ, बस एक बार। और मेरी सास की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वह बार बार रुमाल से अपनी आंखें साफ कर रही थी। यह सब देखकर मैं हैरान रह गई। आखिर वह किसे बुला रही थी। मुझसे अब और ज़्यादा सहन नहीं हुआ और मैं जल्दी से कमरे के अंदर गई। जैसे उन्होंने मुझे देखा तो फ़ोन को एक तरफ रख दिया और कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रही हो। अम्मा जी, आप क्यों रो रही हैं। मैंने अचानक ही पूछा तो कहने लगी कि बस रोहन की याद आ रही है, कब से गया हुआ है और पलट कर भी नहीं देखा। उसे परवाह ही नहीं है कि उसकी दादी किस कदर उदास रहती हैं उसके बिना। अम्मा जी, मैं भी तो यही बात करने आई थी। आप ही रोहन को वापस बुलाओ और उसे समझाएं, अब उसकी शादी कर देनी चाहिए।
मेरी सास कहने लगी, हाँ मैं उसे मनाऊंगी। वह जल्दी ही वापस आई। उसी शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, एक पागल सा लड़का खड़ा हुआ था और मुझे देखकर बोला, तुम तो मज़े की ज़िंदगी बसर कर रही हो और बहुत खुश हो। अपनी बदसूरत बेटी को एक ऊंचे घराने और बेहद खूबसूरत लड़के के साथ शादी कर दी है, तो क्या तुम्हारी जिम्मेदारियां ख़त्म हो गई? अरे जाकर अपनी बेटी की खबर लो कि वह किन हालातों से गुजर रही है। अगर तूने अभी उसकी खबर ना ली तो भगवान तेरे ऊपर कहर बरसाएगा। तू सारी उम्र माफ़ी मांगती रहेगी मगर तुझे माफ़ी नहीं मिलेगी। मैं ये सब सुनकर हैरान हो गई। पागल लड़का मेरी बेटी के ससुराल वालों को कैसे जानता है? मैंने उसे जवाब देने के लिए अभी कुछ सोचा ही था कि वह एकदम से चला गया। मैं सोचूं कि भंवर में फंस चुकी थी। पता नहीं नेहा किस हाल में होगी। मैं भी तो उसकी शादी करने में बड़ी जल्दी की थी। मैं फ़ौरन अपनी सास के कमरे में जाने लगी, लेकिन दरवाजे के अंदर से कुंडी लगी हुई थी। मैं दूसरी तरफ से गई और खिड़की में से अंदर झाँका तो यह देखकर हैरान रह गई कि संदूक निकले बैठी हुई थी और उनमें से कुछ कपड़े निकालकर बार बार देख रही थी। फिर उन्हें आंखों से लगती उन कपड़ों के साथ एक तस्वीर भी थी जिसे वो बार बार चूम रही थी। उस तस्वीर से बार बार माफ़ी मांग रही थी। उनका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। यह मेरी सास किसको याद करके इतना ज़्यादा रो रही है? मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। मैं चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गई और पूरी रात सोते जागते आंखों में गुजार दी। एक तरफ मेरी सास और मेरी बेटी, सारी जिंदगी बेटी पर किए जाने वाले जुल्मों सितमों की वजह से भगवान का डर मेरे दिमाग पर सवार हो गया था। मुझे अच्छे से पूरी रात नींद नहीं आई थी। आज ये सारी बातें बड़ी बेचैनी से मुझे सता रही थी। मैंने सुबह होते ही सोच लिया था कि आज नेहा की तरफ जरूर जाऊंगी। मैं अम्मा को कहा कि आप भी साथ चलें। अचानक मेरी दोनों बड़ी बेटियां घर में दाखिल हुई। मेरी अमेरिका वाली बेटी भी वापस आ चुकी थी। मैं बड़ी हैरान हुई कि ये क्यों आई हैं, क्योंकि घर में तो ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। वह दोनों मेरे पास आई। बड़ी बेटी जो कि अमेरिका गई हुई थी, उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। पूछने पर भी कुछ नहीं बता रही थी और फिर कुछ देर बाद कहने लगी कि मम्मी, रोहन ने अमेरिका में शादी कर ली है। उसने हम सब से यह बात छुपाई है। मैं हैरानी से उसका चेहरा तक रही थी। बहुत देर बाद बोली कि बेटा, तुम अपने भाई पर यह इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो? अभी कल ही रात को तो मेरी उससे बात हुई है और वह कह रहा है कि जल्द ही इंडिया हमेशा के लिए वापस आ रहा है। मेरी बेटी मेरे मुंह की तरफ जा रही थी और फिर अपना सिर पकड़कर बैठ गई। कहने लगी, मम्मी आप माने या ना माने, लेकिन मैं कह रही हूँ कि उसने शादी कर रखी है। मैंने अपनी बेटी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और कहा कि आज तो मुझे नेहा के घर जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। तुमसे वापस आकर बात करती हूँ। मैं और मेरी सास गाड़ी में बैठे। अम्मा हमेशा की तरह आज बिल्कुल भी नहीं बोल रही थी, बल्कि पूरा रास्ता ही खामोश रही। लगभग 1 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग नेहा के घर सामने पहुंच चुके थे। अम्मा पहली बार पोती की ससुराल आई हुई थी। ऐसी शानो शौकत वाला बंगला हमारे पूरे खानदान में किसी का भी नहीं था। हम दोनों को नौकर ने बताया कि घर में इस समय सिर्फ छोटी मालकिन है, बाकी लोग कुछ देर के बाद आएंगे। मैंने कहा कि हम इंतजार कर लेते हैं। जैसे ही हम लोग घर के अंदर दाखिल हुए तो अम्मा अंदर की चमक धमक में ही खो गई थी। हमारी बदसूरत सी बेटी के ऐसे नसीब भी हो सकते हैं, हम लोगों ने सोचा नहीं था। हम लोग एक रूम में बैठे हुए थे। अम्मा की नज़र दाएं तरफ दीवार पर लगी एक औरत की फोटो पर जाकर रुक गई थी। उसे देखते ही अम्मा के चेहरे के रंग बदलने लगे थे। वो कहने लगी, जल्दी से घर चलो, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। तभी अंदरूनी कमरे से एक औरत बाहर निकली, लेकिन वह पूरी तरह चादर में ढकी हुई थी। उसने अपना चेहरा भी छुपा रखा था। अम्मा जैसे तैसे खुद को संभाले बैठी हुई थी। उस औरत ने अपनी बहू को आवाज़ दी तो मेरी बेटी किसी रानी की तरह कमरे में हुई थी। उसका रहन सहन देखकर मैं दंग रह गई थी। कहीं से भी नहीं लग रही थी मेरी यही बदसूरत बेटी जिससे मैं इतनी नफरत करती थी। आप तो उसके चेहरे पर अनोखी सी चमक सी कि बहुत सुंदर लग रही थी। अम्मा जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन चादर में छुपी हुई औरत बोली कि अम्मा की इतनी जल्दी भी क्या है, आप बैठें, कुछ देर में सारे लोग आ जाएंगे, सबसे मिलकर ही जाना। फिर वो औरत कहने लगी कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें हीरे जैसी बहू दी है। यह बहुत ही अच्छी है। इसमें तो हमारे घर में आकर हमारे घर को
चांद लगा दिए हैं। उस औरत की बात सुनकर मैं सबसे पानी पानी हो रही थी। क्या मैं सच में नेहा की माँ हूँ जिसने कभी उसे प्यार से गले ही नहीं लगाया? नहीं, हम लोग बैठे बातें कर रहे थे कि दरवाजे में से एक लड़की दाखिल हुई। लड़की की गोद में बच्चा भी था जो इस कदर काला और बदसूरत था, लेकिन उसको देखते ही नकाबपोश औरत ने उसे गोद में लेते हुए उस पर सदके बाहर जाने लगी थी। मैंने तो मुंह दूसरी तरफ कर लिया था कि भला ऐसे बच्चे को कौन प्यार करता है। औरत मेरी तरफ ही देख रही थी, एकदम से उठी और बच्चे को मेरी गोद में डाल दिया। मैं से उछल जैसे कोई सांप मेरी गोद में गिर गया हो। अरे क्या हुआ? अपने खून से कौन दूर भागता है? मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मेरी बेटी 3 महीने में ही कैसे माँ बन सकती है? लेकिन मेरी बेटी की सास कहने लगी कि नानी बनने के लिए तो आपको अभी इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल आप दादी बन चुके हैं। उस औरत की बात सुनकर मुझे एकदम से गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? ये आप ही का खून है, मतलब कि आपका पोता है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो रोहन मेरे पीछे खड़ा था और जिसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं आगे बढ़ी, जिससे कि उससे पूछा कि तुमने यही मुंह काला करना था। जैसे मैं आगे बढ़ी, उस औरत ने अपने चेहरे पर पड़ी चादर हटा दी थी। मेरी सास एकदम से सकते में आ गई। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ किया है। अम्मा जी, यह सब कुछ क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ बताइए। मेरी सास ने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं भी तो जाने अनजाने अपनी सास के ही नक्शे कदम पर चल रही थी, बल्कि मैं तो अपनी सास से भी गई गुजरी थी। मैंने तो खुद की अपनी बच्ची को ही अपनी नफरत का निशाना बनाया था। मेरी सास ने बताया कि उसके 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और एक बेटा। तीनों ही बच्चे बहुत ही खूबसूरत थे। उनके घर में काम करने वाला एक नौकर था जिसकी पत्नी बच्चे की पैदाइश पर मर गई थी और उसने अपनी छोटी सी बच्ची को अपने सीने से लगाकर पाला था। लेकिन वह बच्ची बहुत ही काली और बदसूरत ही थी। लेकिन फिर भी मेरी सास का नौकर रामू अपनी बच्ची को अपनी जान से ज्यादा चाहता था। एक दिन रामू ज्यादा ही बीमार पड़ गया। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तब उसने अपनी 7 साल की मासूम बच्ची निशा को मेरे ससुर के हवाले करते हुए कहा कि मेरी इस बच्ची का आपके सिवा दुनिया में कोई नहीं है। मेरे बाद इस बच्ची का ख्याल रखना, भगवान आपको इसका फल जरूर देगा। और मेरे ससुर ने अपने नौकर बच्ची निशा को गले से लगा लिया था और रामू को विश्वास दिलाया था कि मैं निशा को अपनी बच्चे की तरह पालूंगा। लेकिन मेरी सास को निशा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि बहुत ही काली और बदसूरत थी। जब मेरी सास के बच्चों के साथ निशा खेलती तो वह अलग से ही दिखाई देती थी। ज्यादातर लोग निशा को मेरी सास की ही बच्ची समझते थे और मेरी सास को बहुत ही हैरान होकर पूछते कि यह भी आपकी बच्ची है। मेरी सास को मजबूरन निशा को अपनी बच्ची बताना पड़ता था, क्योंकि ससुर ने सख्ती से कह रखा था कि निशा आज से हमारी ही बच्ची है। लेकिन मेरी सास किसी भी तरह निशा को स्वीकार नहीं कर पा रही थी और फिर उन्होंने एक दिन एक भिखारी की गोद में निशा को डाल दिया, साथ ही ढेर सारे रुपए में भी डाल दिए। कहा, इसे अपने साथ ले जाओ और इसकी परवरिश करना, लौटकर इसे कभी मेरे घर मत लेकर आना। और जब मेरे ससुर को यह बात पता चली तो उन्हें बहुत ही सदमा लगा था। उन्होंने मरते हुए रामू से वादा किया था कि वह इस बच्चे का ध्यान रखेगा, लेकिन मेरी सास ने उनका यह मान तोड़ दिया था। मेरे ससुर गुस्से से वह घर छोड़कर चले गए, आज तक लौटकर नहीं आए थे। मेरी सास ने अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश की और उनकी शादियां की। लेकिन मेरी सास को बाद में बहुत एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत गलत किया था। उन्होंने अपने पति को धोखा दिया था। अब रोज रो रो कर अपने पति से माफी मांगते हैं और उनकी लौट आने की दुआ करती हैं। और आज जब मेरी सास में नेहा की सास को देखा तो इसलिए वह दंग रह गई थी, क्योंकि नेहा की सास निशा ही थी। निशा के चेहरे पर लगा हुआ बदसूरत दाग मेरी सास ने पहचान लिया था। मेरी सास ने जब यह कहानी सुनाई तो हम सब अपनी जगह हैरत से मुंह खोले अपनी सास की यह कहानी सुन रहे थे। नेहा की सास आगे बढ़ी और वह मेरी सास से बोली, माँ जी, आपने मुझे जिस भिखारी को दिया था उसने मुझे अपनी बेटी बनाकर पाला। भगवान ने मेरी किस्मत ऐसी चमकाई, आपके दिए हुए पैसों से उन लोगों ने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया और वह बाद में बहुत ही ज़्यादा
फला फूला मेरी शादी हुई और फिर मेरे 2 बच्चे हुए। बेटा तो बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन बेटी सांवले रंग की थी। लेकिन फिर भी मुझे मेरी बेटी बहुत प्यारी थी। बच्चे चाहे काले हों या गोरे, अपने माँ बाप की जान होते हैं। मेरी बेटी जिस कॉलेज में पढ़ती थी, उसमें आपका पोता रोहन भी पढ़ता था और वह मेरी बेटी से मोहब्बत कर बैठा। उन दोनों की शादी को काफ़ी समय हो चुका है और उनका एक बेटा भी है। और जब रोहन ने मुझे बताया कि उसकी एक बहन है और उसके रंग रूप की वजह से उसकी माँ उसे पसंद नहीं करती है, तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैंने रोहन से उसकी बहन की फ़ोटो मांगी। उसने पूरी फैमिली फ़ोटो दिखाई थी, जिसमें मैंने सब लोगों को देखा तो रोहन की दादी को पहचान लिया था। मैंने उसी समय फैसला किया कि मैं अपने बेटे से रोहन की बहन की शादी करूंगी। कहीं ऐसा ना हो कि कल को अतीत फिर से दोहराया जाए और पता नहीं नेहा को पीछा छुड़ाने के लिए किसके पल्ले बांध दिया जाए। आज मैं नेहा को अपनी आंखों का तारा बनाकर रखती हूँ। मेरा बेटा भी नेहा नेहा से बहुत मोहब्बत करता है। मेरी सास तो नेहा की सास के कदमों में गिर गई थी। कहने लगी, निशा मुझे माफ़ कर दो, एक तुम ही हो जो मेरे पति को वापस भुला सकती हो। आज 45 साल गुजर चुके हैं, लेकिन उन्होंने मुझे माफ़ नहीं किया। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे सिर्फ एक बार कहने से वह वापस आ जाएंगे। और फिर नेहा की सास ने मेरे सास को माफ़ कर दिया। उन्होंने उसी समय फ़ोन करके मेरे ससुर से कहा कि वह सबको माफ कर दे और घर वापस आ जाए। मेरे ससुर ने भी मेरी सास को माफ कर दिया था और उन्होंने आने का वादा किया था। मुझे भी अपनी गलती का एहसास हुआ था कि मैंने अपनी बच्ची का बचपन कितने बुरे तरीके से इग्नोर कर दिया, लेकिन अब मैं यह गलती दोबारा नहीं करूंगी। मैंने अपने पोते को सीने से लगा लिया। भले ही उसका रंग सांवला था, वह बसूर था, लेकिन मेरा खून था, मेरा पोता था। मैं रोहन को और अपनी बहू को अपने घर ले आई। हमारी फैमिली में अब खुशियां ही खुशियां थी। नेहा अपने परिवार में खुश थी और मेरा बेटा रोहन अपनी पत्नी के साथ खुश था। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी, जिसे देखकर मेरा दिल गदगद हो जाता है। लेकिन आज भी जब उस पागल के बारे में याद करती हूँ जिसने मुझे एहसास दिलाया था कि जाकर अपनी बेटी की खैर खबर ले, तो आज भी मेरा दिल कांप जाता है। हो ना हो भगवान के द्वारा भेजा गया कोई दूत था जिसने मुझे मेरी गलती का एहसास कराना था और मेरी सास को भी माफ़ी का मौका देना था। तभी तो भगवान ने यह लीला रचाई थी और पागल के भेष में अपना एक दूत मेरे दरवाजे पर भेजा था।